क्या लगता है आप लोगों को, क्या फ्लैगशिप किलर्स का जमाना वापस आ चुका है? iQOO 12 के साथ कहे तो शायद फ्लैगशिप किलर्स वापस आ गए। अब सिंपल सी डेफिनेशन है फ्लैगशिप किलर्स की। अगर कोई भी फोन जो फ्लैगशिप फोन आते हैं उनसे लगभग आधी कीमत में मिले तो उसे फ्लैगशिप किलर माना जाता है। और आज के समय में 70, 80, 90 और 1 लाख रुपए के ऊपर तक जा रहे हैं जब फ्लैगशिप फोन, तो यार 50,000 रुपए के फोन को फ्लैगशिप किलर काइंड ऑफ कहा ही जा सकता है। क्योंकि इस बार iQOO 12 जो है वो 2023 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लेकर आ गया। लेकिन स्पेशलिटी बात यहाँ पर यही है कि ये जो प्रोसेसर है टेक्निकली आपको अगले साल के फोन्स में देखने को मिल रहा था और ये इसी साल ले आया 2023 में। और जिस प्राइस पर आया है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, जिसे देख के अब लगता है कि जहां पे ऐसा लग रहा था कि मोबाइल फोन्स के दाम अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अब देख के ये लगता है कि अब उस पे एक लगाम लगेगी और काफी अच्छे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछले कुछ सालों से मोबाइल फोन इंडस्ट्री बहुत सारे चेंजेस से गुजरी है, कंपनीज भी कंट्रोल कर रही थी कि यहाँ पे क्या किया जाए, और अब देख के लगता है कि कुछ एक्साइटिंग चीजें यहाँ पर हो सकती है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एक सस्ता प्रोसेसर नहीं है, काफी महंगा प्रोसेसर है और इसकी जो फोन आएंगे उनकी कीमत यहाँ पे ज्यादा होनी है। लेकिन फिर एक सवाल आता है, iQOO जैसी कंपनी ने ये चीज यहाँ पे कर कैसे दी? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो पूरा बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने शायद क्वालकॉम के साथ कोई डील स्ट्राइक करी है जिसके अंदर जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का काफी जो मेजर पोर्शन होता है वो इनके पास चला गया। और अगर बल्क में इन्होंने खरीदा तो काफी सस्ते में खरीदा होगा और कुछ ऐसे डिवाइसेस निकाल सकते हैं जिनकी ये कीमत यहाँ पे कम कर सकते हैं। iQOO 12 एक एग्जांपल है, लेकिन Realme GT5 Pro एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे जो यहाँ पे iQOO 12 से भी कम कीमत पे है। अब देखने वाली बात है कि Realme अपना GT5 Pro निकालती है कि नहीं, लेकिन अब एक उम्मीद जगती है और देख के ऐसा लगता है कि वो जमाना वापस आ रहा है जहां पे आपको काफी अच्छे फोन्स देखने को मिलेंगे लेकिन ज्यादा प्राइस देनी ना पड़े। हालांकि आपको ये समझना पड़ेगा कि 2018-19 जैसा जमाना तो वापस नहीं आएगा जहां पे 20-21 हजार में ही आपको सारे फ्लैगशिप फीचर्स देखने को मिल जाए। वो चीजें तो दोबारा से नहीं होने वाली। इन्फ्लेशन हाई हो चुका है, कंपोनेंट्स की कीमत बढ़ चुकी है, तो उम्मीद नहीं कर सकते कि मोबाइल फोन दोबारा से उतने सस्ते रहेंगे। लेकिन हाँ, जो कीमत ऊपर जा रही थी उसके ऊपर तो एक लगाम यहाँ पे लगेगी। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो एंड्रॉइड की दुनिया में और भी चीजें यहाँ पे चल रही है। जैसे की बात करें मीडियाटेक और क्वालकॉम, दोनों को आपके बारे में पता है। और क्वालकॉम और मीडियाटेक में से काफी सारी कंपनीज मीडियाटेक के ऊपर जाना सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि जो मीडियाटेक है ना वो यहाँ पे कंट्रोल देती है कंपनीज के हाथ में कि वो जिस तरीके से अपनी चिप को थोड़ा सा ट्विक करना चाहे, थोड़ा सा ट्यून करना चाहे तो वो कर सकती है। बेसिकली मीडियाटेक की तरफ से थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलता है, जिसलिए काफी सारी कंपनीज आज भी मीडियाटेक के प्राइवेट प्रोसेसर वाले फोन्स को निकालती है। और आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज के फोन आते हैं, ओप्पो निकालता है, वीवो निकालता है, यहाँ पे टेक्नो इन्फिनिक्स निकालते हैं, रियलमी, रेडमी सब इसके पीछे जाते हैं। बेसिक रीजन इसका यही है। क्वालकॉम के साथ अब मैंने पता किया तो एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो डिवाइस के मेकर्स होते हैं ना उनके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। जैसा प्रोसेसर क्वालकॉम दे रहा है वो चीजें, और अगर कुछ भी अगर चेंजेस करवाने हो ना तो उसके लिए जो प्रोसेस रहता है काफी लंबा रहता है। इसलिए काफी सारे स्मार्टफोन मेकर कुछ इसमें स्पेसिफिक फीचर्स के लिए मीडियाटेक को लेना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी बात करें तो जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और बाकी सारी चीजें रहती है ना वो आपको क्वालकॉम में थोड़ी सी सुपीरियर देखने को मिलती है। हालांकि क्वालकॉम के प्रोसेसर का रेट भी यहाँ पर इसलिए ज्यादा रहता है। तो यार ये एक चीज है था। इसी के साथ ही बात कर तो मार्केट में ना अब क्या हो रहा है कि आज के समय जो स्मार्टफोन जब आ रहे हैं ना उनके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा हाई ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जैसे कि बात करें OnePlus 12 जो रहेगा वो यहाँ पे 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा। अब हालांकि iQOO के अंदर भी आपको यहाँ पे 3000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि पीक ब्राइटनेस का गेम कंपनियां बहुत सालों से खेल रही है और अब इसको 4000, 4500 निट्स पे ले गई है। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर है कि ये पूरे डिस्प्ले की सस्टेन ब्राइटनेस नहीं होती है। यहाँ पर ये रहता है कि एक डिस्प्ले के अंदर एक छोटे से पोर्शन की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस को कैलकुलेट किया जाता है और वो होती है उसकी पीक ब्राइटनेस जो कि HDR सेटिंग के अंदर चलती है। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि पूरा डिस्प्ले 4500 निट्स पे आ जाएगा अगर आप धूप में जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। मेन बात मायने रखती है कि डिस्प्ले की जो सस्टेन ब्राइटनेस होती है वो क्या है। OnePlus 12 क्लेम करता है 1600 निट्स की, iQOO 12 यहाँ पे क्लेम करता है 1400 निट्स की ब्राइटनेस को। अभी इसकी सस्टेन ब्राइटनेस है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डिस्प्ले ब्राइटनेस एक ऐसा फैक्टर है जहाँ पे मोबाइल फोन की कंपनीज इस समय यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा खेल रही है इधर। और अब यहाँ पे बात करने वालों आपसे iPhone 16 की। अब iPhone 15 तो यार कुछ ही महीने हुए आए हुए, तो मैं iPhone 16 की बात क्यों कर रहा हूँ। अब बेसिकली कोई रूमर वगैरह नहीं है, यहाँ पे एक वेबसाइट है मैक रूमर्स और उसने iPhone 16 के कुछ अर्ली इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स के फोटोग्राफ्स यहाँ पे निकाले और देख के लगता है कि यहाँ पर डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले। जैसे की बात करें इस बार पीछे की तरफ आपको वर्टिकल कैमरा अलाइनमेंट देखने को मिलेगा और ये कुछ वैसा लगता है जैसा iPhone 10, iPhone 10s और 10s Max में आया था ना, वैसा कुछ डिजाइन लिया iPhone 11 के साथ उसे कंबाइन कर दिया और कुछ चीजें।
हालांकि एक बात बता देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अर्ली लुक है आईफोन 16 के ऊपर। एप्पल इस समय ना मल्टीपल प्रोटोटाइप्स, मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं और इसमें से एक प्रोटोटाइप की जो इमेज है वो यहाँ पर आई है और कोई गारंटी नहीं कि ये चीज फाइनल प्रोडक्शन में आपको देखने को मिले। इसके साथ ही आपको ये भी बता सकता हूँ कि एप्पल वाले आईफोन 16 का जो प्रोडक्शन होता है वो अराउंड अप्रैल से शुरू करते, तो अभी तक दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पे अभी तक एप्पल वाले सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीज काम करेगी। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये कि आने वाले फ्यूचर में फाइनल डिजाइन यहाँ पर क्या रहता है। और एक बात बता सकता हूँ कि अभी भी डिजाइन के अंदर चेंज हो सकता है, जो स्पेसिफिकेशन होती है, फीचर्स होते हैं, उसके अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं और इन सब के लिए एप्पल के पास अप्रैल तक का टाइम रहता है। ये एक बात है आईफोन 16 के लिए। लेकिन वही बात करें तो सुनने में ये भी आया कि 2025 के आईफोन्स में और बड़े चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये चेंजेस किस तरीके से होंगे, किस तरीके से काम करेंगे, वो एक बात होगी यहाँ पर देखने वाली कि यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी क्योंकि आईफोन के अंदर अब डायनामिक आइलैंड आया था आईफोन 14 में, लेकिन आईफोन 17 में काफी मेजर लीप आ सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता सकता हूँ कि आईफोन का जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में वो तेजी से यहाँ पे कंपनीज इंक्रीज कर रही है और ये भी पता चला है यहाँ पे कि एप्पल और चाहती है मोबाइल फोन इंडिया में बने। यहाँ तक कि अभी के समय में एप्पल का टारगेट ये है कि दुनिया के 25% का जो आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इंडिया से हो। ये एक सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे। इवन टाटा के साथ भी ये प्लान है कि यहाँ पे वो लोग एक और प्लांट ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। खैर काफी अच्छी चीजें यहाँ पर चल रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाली फ्यूचर में एप्पल के आईफोन इंडिया में की कीमत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे को लगता नहीं कि कीमतें यहाँ पे ज्यादा कम होंगी आईफोन्स की। बाय द वे ये थी कुछ इस हफ्ते की टेक न्यूज। आप लोग बने रहिए यहाँ पे, मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।